G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। पहले सत्र की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने G20 प्रतिनिधियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले भूकंप से प्रभावित मोरक्को को हर संभव सहायता देने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के बाद पूरे विश्व में विश्वास का संकट पैदा हुआ है। ऐसे में इस अविश्वास को विश्वास में बदलना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का समय सही दिशा देने वाला है। उन्होंने आपसी साझेदारी को जोर देते हुए कहा कि हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ना है। यही इस दौरान प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता सौंपी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने जून 2023 में सभी G20 देशों के नेताओं को चिट्ठी लिखी थी। अफ्रीकन यूनियन को G20 में स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए यही वजह है कि अफ्रीकन यूनियन ने स्थायी सदस्यता का श्रेय भारत को दिया है। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम, जो मुख्य आयोजन स्थल है, वहां पर एक के बाद एक तमाम राष्ट्र के प्रमुखों का स्वागत किया। उसके बाद G20 समिट का पहला सत्र शुरू हुआ। बतौर G20 अध्यक्ष भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शुरुआती संबोधन में सभी का आभार प्रकट किया दिल्ली आने के लिए। इसके बाद यूरोपियन अफ्रीकन यूनियन को G20 की परमानेंट मेंबर बनाने को लेकर ऐलान हुआ। प्रस्ताव प्रधानमंत्री की तरफ से रखा गया, जिसको सभी सदस्य देशों ने अपनी सहमति दी और उसके बाद अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबरशिप मिल गया। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं।
नपम में G20 का जो पहला सत्र है वो चल रहा है। 3 घंटे का ये पहला सत्र है। G20 शिखर सम्मेलन जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पहला सत्र 3 घंटे का है और और इस वक्त तरुण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, पहला सेशन शुरू हो चुका है जिसका हम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप में मिल गई है और इसको भारत के लिए एक बड़ी जीत भी कही जा रही है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और भारत को इसका श्रेय दिया गया है। अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी के हिसाब से तो ये कितना फ्रूटफुल हो सकता है और आप लोगों के बीच हैं तो लोगों के बीच G20 के आयोजन को लेकर किस तरीके की चर्चा है? देखिए, एक पॉजिटिविटी तो है ही और यही कारण है कि लोग बहुत ज़्यादा जो डाइवर्जन हुए हैं या फिर जहां पर क्लोजर है उसको लेकर नेगेटिव रुख नहीं रख रहे हैं। उनको चूंकि पता है कि पर्यटन के लिहाज से तो इस G20 समिट के बाद भी भारत की इकोनॉमी को पुश मिलेगा ही मिलेगा। जो बिलेटरल टॉक हुई है बीते रोज़ बांग्लादेश के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और इसके साथ साथ मॉरिशस के साथ और आज भी 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बिलेटरल टॉक है, जिसमें यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बिलेटरल टॉक है। इसके साथ जर्मन की चांसलर्स के साथ यूलैटरल टॉक है। जापान के साथ भी बायलैटरल टॉक है और इटली की प्रधानमंत्री के साथ भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता है। लिहाजा ये तो एक पक्ष है जो एक देश के साथ किस तरह से संधियां हो रही हैं उसको दर्शा रहा है और लोगों के बीच में इसको लेकर ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है। और आने वाले वक्त के अंदर जब इसके आउटकम देश देखने लगेगा तब और ज़्यादा हमें पता लगेगा कि G20 समिट का अर्जित देश के लिए क्या है। इस समय मैं धोला कुआं के पास खड़ा हूं और सुबह 4 बजे से ही हम यहां पर ट्रैफिक की मूवमेंट के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। धोला कुआं से कनेक्टिंग एक SP मार्ग है, सरदार पटेल मार्ग, जो कि ITC मौर्य और ताज होटल की मुख्य सड़क है। इसी सड़क से होकर विदेशी मेहमान बीते रोज़ अपने रिस्पेक्टिव होटल्स, चाहे वो क्लैरेजिस होटल जाना हो, चाहे ऋषि सुनक को शंग्रीला होटल जाना हो, चाहे फिर ओबराय होटल में टर्की का डेलीगेशन हो, इसी रूट का इस्तेमाल करके हुए आगे निकला था। सिक्योरिटी यहाँ पर इन्हीं रूट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रिंडेंट है, ज़्यादा सख्त है। लेकिन जो तस्वीरें मेरे पीछे है उससे ये साफ पता लगता है कि इस तरह की अफवाह जो सोशल मीडिया पर लगातार प्रिवेल कर रही थी और इसको बखूबी सरकारी एजेंसियों की तरफ से और जी मीडिया के ज़िम्मेदार प्लेटफॉर्म की तरफ से बार बार बताया भी क्या था कि दिल्ली लॉकडाउन नहीं है। और ये आप रिंग रोड की तस्वीरें देख रहे हैं जो दिल्ली कैंट से कनेक्ट कर रहा है आगे सेंट्रल दिल्ली को, तो आप किसी भी जगह पर आसानी से जा सकते हैं। लेकिन 9 और 10 यानी कि आज का दिन और कल का दिन चूँकि VVIP मूवमेंट के कारण न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा रहेगा, इसी कारण सिक्योरिटी के लिहाज से सिर्फ उसी ज़िले के अंदर जाने की पाबंदी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही एकमात्र कनेक्टिंग रास्ता है कि अगर आप वेस्ट दिल्ली से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जाए बिना आप दाखिल नहीं हो सकते ईस्ट दिल्ली के अंदर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर या फिर और दिल्ली के पार्ट के अंदर। और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी बदस्तूर जारी है और आज दूसरा दिन है जब मेट्रो सुबह 4 बजे से सामान्य लोगों के लिए मुहैया हुई है। बाकी जो ये सड़क है, ये जो दिल्ली कैंट से अगर आप इंडिया गेट जाना चाहते हैं और इसके लिए आप सरदार पटेल मार्ग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरह की बैरिकेड आपको देखनी पड़ सकती है और आपको अपनी आइडेंटिटी सुनिश्चित करानी होगी। अगर आपका न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का कोई पास नहीं बना है, G20 की प्रिपरेशन से संबंधित पास नहीं बना है, तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। या फिर अगर आप पुलिस ड्यूटी में नहीं हैं, एसेंशियल कमोडिटी या फिर इमरजेंसी की ड्यूटी में नहीं है, तो इस तरह से आपको पुलिस का सामना करना पड़ सकता है जो आपको रोकेगी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर दाखिल होने के लिए। और बाकी कोई भी दिल्ली की जगह पर कोई पाबंदी नहीं है, बाज़ार खुले हुए हैं,
चाहे वो ग्रोसरी शॉप हो, सामान्य दुकानें हो, वो भी खुली हुई हैं। सिर्फ न्यू दिल्ली एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन है और वो सिर्फ आज भर के लिए और कल भर के लिए है, और इसको लेकर भी लोगों में कोई बड़ा रोष देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तरुण, आप जिस जगह पर खड़े हैं अमूमन उस जगह पर अगर हम सैटरडे संडे जैसे दिन की बात करें तो अच्छी खासी ट्रैफिक 12 बजे के वक्त भी रहती है। आपके पीछे जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस तरीके के ट्रैफिक मूवमेंट नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह है कि जो सरकारों की तरफ से बात कही गई थी कि आप या तो वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए या फिर सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो अच्छी बात है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है कि सड़कों पर वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, आपने सही जिक्र किया है। आपको याद होगा कि 4 सितंबर के दिन दिल्ली के अंदर मेट्रो का जो राइडरशिप था वो ऑल टाइम हाई गया था। 71 लाख से ऊपर एक दिन के अंदर पैसेंजर्स ने इस्तेमाल किया था मेट्रो का। वो इसी कारण था, और भविष्य के अंदर हो सकता है कि एक समराइज्ड हमें डेटा मिले जिससे कि पता लगेगा कि हाईएस्ट फुटफॉल मेट्रो के ऊपर किसी भी सैटरडे के दिन, आज के दिन हो सकता है 9 सितंबर के दिन अचीव किया गया हो। सैटरडे का दिन बहुत जगहों पर छुट्टियां होती हैं, कहीं प्राइवेट दफ्तर बंद होते हैं, कहीं सरकारी दफ्तर बंद होते हैं, कई जगहों पर प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं स्कूलिंग के वो बंद होते हैं। इसके कारण भी सड़कों के ऊपर कमतर ट्रैफिक दिखाई देता है, लेकिन फिर भी लोगों को इस बात की जानकारी अच्छे से थी कि अगर सैटरडे को दिन उनको जाना भी है किसी वजह से, अपने दफ्तर जाना है या फिर किसी और अन्य निजी काम से जाना है, तो वो रिंग रोड का ही ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंटीरियर रोड्स का इस्तेमाल, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का इस्तेमाल वैसे भी रिस्ट्रिक्टेड है, जिसके कारण आपको हाई वॉल्यूम इस समय दिखाई दे रहा है रिंग रोड के ऊपर। ये वाइसे वर्सा है, एम से जो रास्ता आ रहा है ढोला कुआं को कनेक्ट करता हुआ और दिल्ली कैंट को कनेक्ट करता हुआ वेस्ट दिल्ली की तरफ जो जा रहा है, और दिल्ली कैंट से जो आ रहा है जनकपुरी कनेक्ट करता हुआ, तिलक नगर कनेक्ट करता हुआ और आगे की तरफ एम्स बढ़ता हुआ, तो दोनों तरफ ट्रैफिक का वॉल्यूम समान है। और सरदार पटेल से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी है, ऐसा नहीं है कि आज पूरा दिन यहाँ पर सामान्य ट्रैफिक की आवाजाही सरदार पटेल मार्ग पर बाधित है। सुबह 8:30 बजे तक से सामान्य आवाजाही के लिए खुला हुआ था, और कई ऐसी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की कनेक्टिंग रोड है जहाँ पर ऑन एंड ऑफ ट्रैफिक को बंद किया जा रहा है और खोला भी जा रहा है। ये ठीक वैसे है कि विदेशी डेलीगेट्स अगर किसी मेट्रो स्टेशन के पास से गुजर रहे हैं तो उस मेट्रो के पर्टिकुलर गेट को बंद कर दिया जाता है, और जैसे ही वो काफिला गुजर जाता है, भारत मंडपम के अंदर दाखिल हो जाता है, तो उस मेट्रो स्टेशन के गेट को खोल दिया जाता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के मेट्रो स्टेशन के अलावा कोई भी मेट्रो स्टेशन का क्लोजर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से रेकमेंड नहीं किया गया है, और डीएमआरसी का जो फंक्शन है वो भी स्मूथली चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम आज की बात करें, आपने इससे बताया कि जब कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है तब सिर्फ न्यू दिल्ली का जो इलाका है वहाँ पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक को रोका जा रहा है। आम पब्लिक परसेप्शन क्या है? क्योंकि मुझे याद है तरुण, जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी तो शुरुआत में लोगों को दिक्कत हुई, फिर बाद में लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि चलिए ठीक है दिक्कत हो रही है लेकिन देश हित में है। तो क्या वर्तमान सरकार या फिर जो गवर्नमेंट है ऑफ इंडिया है, लोगों को ये कन्विंस कर पाई है कि जो कुछ हो रहा है वो देश के लिए हो रहा है, देश की भलाई के लिए हो रहा है, और लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं कि थोड़ी तकलीफ भी हो रही तो हम मैनेज कर लेंगे? देखिए, नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक बड़ा डिसीजन था। आप इसकी तुलना अगर सीडब्ल्यूजी से करेंगे, सीडब्ल्यूजी के दौरान भी दिल्ली के अंदर कई सड़कें बाधित थी, जो इतने बड़े स्तर के ऊपर स्पेंडिंग हो रही थी उसको लेकर भी तरह तरह के आरोप लगे थे, कई तरह के घोटाले की बातें सामने आई थी। लेकिन लोगों के अंदर उस वक्त जब सीडब्ल्यूजी चल रहा था, मुझे अच्छे तरीके से याद है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर मुख्य इवेंट था और गूज बम्स महसूस किए गए थे जब इतने बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर दिल्ली की मुख्यमंत्री उस वक्त की शीला दीक्षित के नाम को चांट किया जा रहा था। शीला शीला शीला, ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा था कि लोगों के अंदर कितना ज़बरदस्त उत्साह है इस बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को लेकर। और तब की सरकारें बहुत बखूबी कन्विंस कर पाई थी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वैश्विक स्तर के ऊपर भारत स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिहाज से अपना लोहा इस इवेंट के माध्यम से मनवाने जा रहा है, जिसके कारण पब्लिक पार्टिसिपेशन भी हमें बखूबी देखने के लिए मिला था। लोगों के लिए वो प्राउड मोमेंट था।
उसी तरह का एक सिमिलर इवेंट इस बार हो रहा है। उस वक्त तो ज्यादा बल्कि दिन थे, 10 दिन लंबा इवेंट था और कई जगहों पर 14-15 दिन भी जो नॉर्मल मूवमेंट थी वो बाधित थी। लेकिन ये कम दिन का है और सैटरडे संडे का ही वक्त है जहां पर आमतौर पर कई कर्मचारियों की छुट्टियां हैं। कई जो बिजनेस हैं वो इम्पैक्ट जरूर कर सकते हैं, जैसे कि कैनॉट प्लेस के जो ट्रेडर हैं वो कंपनसेशन की मांग कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उनको ये पता था कि ये बड़ा सम्मान का विषय है, लिहाजा बहुत ज़्यादा वोकल प्रोटेस्ट किसी भी लिहाज से, ना व्यापारियों के लिहाज से ना आम जनों के लिहाज से हमें कहीं ऐसा महसूस हुआ कि लोग विरोध कर रहे हैं, तरुण, अगर पर्यटन बढ़ेगा तो अगर सीपी आज बंद है और दिल्ली में कोई पर्यटक आता है तो सबसे पहले सीपी ही जाता है, तो उसका भी फायदा अगर ऐसा भविष्य में हो कि इसका ग्लोबली कोई फायदा हो तो जो न्यू दिल्ली का इलाका है, चाहे होटल के कारोबार से जुड़े हुए हों या फिर मार्केट से जुड़े हुए हों, उनको इसका फायदा भविष्य में जरूर होगा। इसकी पूरी उम्मीद भारत सरकार को भी है, मुझे भी है और आपको भी है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए।